इंडियन डेमोक्रेसी के कॉरिडोर्स में जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नेंस के सेंटर में रखा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी और ओवरड्यू डिबेट खड़ी हो गई है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं? एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आर्टिकल 32 के अंडर एक फ्रेश PIL फाइल करके इस मुद्दे को उठाया है। पिटीशन का कहना है कि आज के पॉलिटिकल आउटफिट्स रिप्रेजेंटेशन के व्हीकल कम, ब्लैक मनी के लॉन्ड्रोमैट्स और क्रिमिनल्स के सेफ हेवन ज्यादा बन गए हैं। प्रॉफिट कमाने वाले कॉर्पोरेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मास्क पहनते हैं। ये केस अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स तब सामने आया जब रीसेंट इनकम टैक्स रेड्स ने उन पार्टीज के घरों से हजारों करोड़ों का ब्लैक मनी निकाला जो कभी इलेक्शंस लड़ी ही नहीं थी। सवाल फिर वही है कि हु रेगुलेट्स द रेगुलेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी। PIL सीधा एक स्ट्रक्चर ओवरहॉल डिमांड करता है। सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करे कि बाइंडिंग रूल्स बनाए जाएं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलेट हो सके। एडवोकेट उपाध्याय का कहना है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स का अनचेक्ड प्रोलिफरेशन कैश लॉन्ड्रिंग को इनेबल करता है। पिटीशन जुलाई और अगस्त 2025 के 2 बड़े केसेस का जिक्र करती है। इंडियन सोशल पार्टी और युवा भारत आत्मनिर्भर दल के ऑफिसेज पर रेड में ₹500 करोड़ का ब्लैक मनी मिला, जो हवाला नेटवर्क के थ्रू कैश में कलेक्ट हुआ था और फिर चेक्स के जरिए व्हाइट मनी में बना दिया गया, उसमें भी 20% कमीशन कट करके। इसी तरह नेशनल सर्व समाज पार्टी के लीडर्स के घरों से भी ₹271 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश निकला। पिटीशन के साथ एनेक्स दैनिक भास्कर रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन पार्टीज का असली पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक मनी के कॉन्ड्यूट्स हैं। PIL ये चिलिंग बात को नोट करता है that nearly 90% of the registered political parties never contested elections but operate merely as conduits for money laundering, और उनमें से कई लोग नार्कोटिक्स, लैंड माफिया, किडनैपिंग, रेप एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक के केसेस में इन्वॉल्व हैं। फिर भी पॉलिटिक्स के नाम पर पुलिस प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। ये एलिगेशन इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की रूट को हिला देता है। आज के टाइम में पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर होती हैं और सेक्शन 29C के अंडर 20,000 से ऊपर के डोनेशन डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन इसके आगे कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी को रेगुलेट नहीं करता। जैसे कि एडवोकेट उपाध्याय कहते हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आयरनी ये है कि कंपनीज, कोऑपरेटिव्स और रिलीजियस ट्रस्ट तक पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नेंस का हिस्सा हैं, इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग एंजॉय करती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के अंडर टैक्स एग्जम्पशन, सब्सिडाइज बंगलो, फ्री इलेक्टोरल रोल्स और दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो पे प्राइम टाइम स्लॉट्स। इसी वजह से PIL का कहना है कि पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटीज माना जाना चाहिए और उन्हें अकाउंटेबल बनाना चाहिए। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब इस इशू पर बात हो रही हो। लॉ कमीशन जस्टिस जीवन रेड्डी ने कई साल पहले इस गैप को हाईलाइट किया था। जस्टिस MN वेंकटचलिया लेड नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस रिकमेंड किए थे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स बिल 2011 ड्राफ्ट हुआ था, जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी, टर्म लिमिट्स, ट्रांसपेरेंट फंडिंग एंड पेनल्टीज तक के प्रोविजंस थे, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इन्हें इग्नोर कर दिया। अब PIL सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करती है कि ये रिकमेंडेशंस रिवाइव किए जाएं, वरना बोगस पार्टीज डेमोक्रेसी के नाम पे लूट जारी करती रहेंगी। ECI ने भी पैरेलल क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। 9 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 334 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया, जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी। रूल्स के हिसाब से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ती तो उसका रिमूवल हो सकता है। 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की इंक्वायरी के बाद द CEO conducted inquiries, issued show cause notices to these RUPPs and provided each party an opportunity to respond. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, रिपोर्ट्स के बेसिस पर 334 को डीलिस्ट कर दिया गया और अब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की टोटल संख्या 2520 हो गई है। इन डीलिस्टेड पार्टीज को सेक्शन 29B एंड 29C के बेनिफिट्स या टैक्स एग्जम्पशंस का राइट नहीं रहा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जब 500 करोड़ और 271 करोड़ जैसे स्कैम सामने आ रहे हैं तो ये एक्शन टू लिटिल टू लेट है। जुडिशरी भी इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने
AIMIM की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाली प्ली को एंटरटेन करने से मना कर दिया था, लेकिन एक शार्प ऑब्जर्वेशन भी दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने काउंसिल से कहा था, लेट्स नॉट कन्फाइन टू द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल पार्टीज अलोन, देयर आर सम रीजनल पार्टीज, they also sometimes indulge in regional sentiments. Is it appropriate and in the interest of national integration? So let us not confine only to communal issues. बेंच ने क्लियर किया कि कास्ट, रीजन या रिलीजन के बेसिस पर चलने वाली पॉलिटिक्स भी उतनी ही खतरनाक है। लीगल एंगल से ये एक ट्रिकी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकता है कि वो बाइंडिंग रूल्स बनाए। 2002 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ECI के पास डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉड या इलीगैलिटी के केसेस में। मतलब ECI सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड, डी-रिकॉग्नाइज या डीलिस्ट कर सकता है, आउटराइट डी रजिस्टर नहीं कर सकता। इसी वजह से इनएक्टिव और डुबियस पार्टीज बेनिफिट्स एंजॉय करती रहती हैं। अब एडवोकेट उपाध्याय की PIL सुप्रीम कोर्ट से ये गैप फिल करने को कह रही है, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करे या पार्लियामेंट को पुश करे। PIL का टाइमिंग पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव है क्योंकि बिहार में ऑपोजिशन वोट थेफ्ट का एलिगेशन लगा रही है और राहुल गांधी ने ECI को BJP के साथ कॉल्यूट करने का ब्लेम दिया है। दूसरा PIL एक फॉर्मल अखिल भारतीय हिंदू महासभा लीडर ने फाइल किया, जिसमें कांग्रेस की डी रजिस्ट्रेशन डिमांड की गई है फॉर एलिजिबली अंडरमाइनिंग ECI's अथॉरिटी बाय यूजिंग वोट चोर प्रोपेगेंडा। पिटीशन का कहना है, once the issue of special intensive revision of voter list of state of Bihar is sub judice before this honorable court, the political parties, especially Indian National Congress and its leader Shri Rahul Gandhi and Shri Mallikarjun Kharge, cannot make any campaign propaganda and can use the language vote chore in public meetings. Ultimately, PIL ये बेसिक सवाल उठाता है कि क्या डेमोक्रेसी बिना अकाउंटेबिलिटी सर्वाइव कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज आज लेजिस्लेचर बनाती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करती हैं और 10 शेड्यूल के थ्रू लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई भी करती है। मतलब अनइलेक्टेड होते हुए भी उनके पास इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन उन्हें रेगुलेट करने वाला कोई लॉ नहीं है। इसीलिए PIL डिमांड करता है कि इनर पार्टी इलेक्शंस मैंडेटरी हो, ऑडिटेड अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट रहे और वायलेशन पर पेनल्टीज लगे और बोगस आउटफिट्स को डी रजिस्टर करने का मैकेनिज्म हो। एक्सपर्ट्स पहले से रिकमेंड करते आ रहे हैं। लॉ कमीशन रिपोर्ट 255 ऑफ 2015 ने बोला था कि जो पार्टीज 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ती उन्हें ECI डी रजिस्टर कर सके। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णामूर्ति ने नेशनल इलेक्टोरल फंड का आइडिया दिया था। ये लिटिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डीलिस्टिंग ड्राइव और पैरेलल पिटीशंस एक टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक जजमेंट की नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशनल सवाल है दैट हु विल गार्ड द गार्डियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्या कोर्ट डेयर करेगा मैंडेट करने के लिए इनर पार्टी डेमोक्रेसी, फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, या फिर से पार्लियामेंट पे छोड़ देगा जो खुद इन्हीं पार्टीज का बना हुआ है। जवाब डिसाइड करेगा कि इंडिया का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक लिविंग रियलिटी रहेगा या एक कैश एंड क्राइम कार्टेल बनकर रह जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मास्क पहनता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।